नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है। उसमें हम लोग जो है वह तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके अपने वॉइस को इंक्रीज़ कर लें, मतलब वॉइस की क्वालिटी को बढ़ा लें। जैसे 1.5 कर लें, नॉर्मल पे होगा तो 1.5 या 2.0x कर लें। ठीक है दोस्तों, जो नए यूज़र हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो आपको आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर तो ज़रूर करिएगा। अपना भी भला करिए और दूसरों का भी भला करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। जाति तुर्क थी। इब्न बतूता तुगलकों को तुर्कों की कराना शाखा का बताता है। संस्थापक इसका कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। अंतिम जो शासक था तुगलक वंश का वह था नसीरुद्दीन महमूद। चलिए आगे पढ़ते हैं। करोना तुर्कों एवं मंगोलों की मिश्रित जनजाति थी। तुगलक किसी वंश या नस्ल का नाम न होकर व्यक्तिगत नाम था। चूँकि गाजी तुगलक गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर सुल्तान बना, इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारी भी तुगलक कहलाए। महत्वपूर्ण है कि मुहम्मद बिन तुगलक के पश्चात किसी भी शासक ने अपने नाम के साथ तुगलक शब्द का प्रयोग नहीं किया। पढ़ेंगे हम लोग। गाजी गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। उपाधि अल शहीद। दूसरा, मुहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गियासुद्दीन की यह उपाधि मिलती है। प्रसिद्ध अलाई अमीर गियासुद्दीन ने अपना जीवन जलालुद्दीन के शासनकाल में एक अंगरक्षक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया था। सुल्तान बनने से पूर्व पंजाब का वह सूबेदार था और दीपालपुर उसकी राजधानी थी। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द को जोड़ा था। वह हिंदू माँ की संतान था जो कि पंजाब की एक जाट महिला थीं। गियासुद्दीन का पिता बलबन के काल में हिंदुस्तान आया था। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गियासुद्दीन को उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए इसने मंगोलों के विरुद्ध कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी। काबुल एवं गजनी पर आक्रमण किया तथा मंगोल क्षेत्रों में घुसकर राजस्व की वसूली की। खुद गियासुद्दीन मुल्तान की जमा मस्जिद के लेख में बताता है कि मैंने तातारों के खिलाफ 29 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तभी मुझे गाजी मलिक की उपाधि मिली। इब्न बतूता मस्जिद के लेख में उसकी तातारियों के विरुद्ध 21 विजयों का उल्लेख किया है। अमीर खुसरो इस युद्ध की संख्या 18 बताते हैं तो बर्नी 20 बताता है। सुल्तान बनने से पहले गियासुद्दीन ने नस्ल के आधार पर तुर्की अमीरों का समर्थन पाया था। इस अर्थ में वह बलबन के निकट हैं, जैसे गियासुद्दीन ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश यानी सहदास घोषित किया, लेकिन सुल्तान बनने के पश्चात उसने इस विचारधारा का सहारा नहीं लिया। आगे, सुल्तान का पद धारण करने के पूर्व यद्यपि परिस्थितियां गाजी मलिक के अनुकूल थी, तथापि वह गद्दी पर तुरंत नहीं बैठा। गियासुद्दीन ने
इसकी जांच करवाई कि अलाउद्दीन खिलजी के वंश का कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है जिससे वह दिल्ली का ताज उसे सौंप दे। उसने कहा कि मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है, अतः शिष्ट रूप में सिंहासन के प्रति उसने अपनी अनिच्छा का प्रदर्शन किया। वह तब सरदारों ने उसे गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि देकर राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रेरित किया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम सरदारों ने बिना किसी तरह की ईर्ष्या को प्रदर्शित किए ही गाजी मलिक को यानी गियासुद्दीन तुगलक को, जो कि श्रेणी में उसके बराबर रह चुका था, दिल्ली के राज सिंहासन पर आमंत्रित किया। बर्नी गियासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा इस आधार पर करता है कि वह लोगों के कल्याण के प्रति चिंतित था। आगे बर्नी क्या कहता है ये हम थोड़ा अगले पेज में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो मुख्य जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं। पहला, जलालुद्दीन खिलजी एवं गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पूर्व उत्तर पश्चिम सीमाओं के प्रधान रक्षक थे, यानी वार्डन ऑफ द मार्चेस। दूसरा नंबर, गियासुद्दीन तुगलक ने जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रस्तुत कल्याण एवं मानवतावाद को पुनः शुरू किया। नंबर 3, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषकों की भलाई के लिए प्रयत्न किया। इसका कहना था कि देश कर के बोझ से नष्ट ना हो जाए और सुधार का मार्ग अवरुद्ध ना हो सके या हो जाए। नंबर 4, गियासुद्दीन ने उलमा द्वारा उपभोग की जाने वाली ज़मीनों की जांच कराई और उनमें से बहुतों के क्षेत्र में कमी कर दी गई। नंबर 5, गियासुद्दीन राजकवि अमीर खुसरो को प्रति मास 1000 टंका पेंशन देता था। अमीर खुसरो की अंतिम कृति तुगलकनामा इसी शासन को समर्पित है। नंबर 6, गियासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में संगीत का निषेध कर दिया था। इसी आधार पर उसने 53 धर्माधिकारियों से निजामुद्दीन औलिया के मजलिसों के समा एवं नृत्य पर रोक लगाने की सलाह ली थी। चलिए आगे हम नीचे पढ़ते हैं जो बर्नी के अनुसार क्या था। बर्नी के अनुसार ध्यान से देखते हैं। हाँ, यहाँ था, गियासुद्दीन ने वह कार्य कुछ समय में कर दिखाया जो दूसरे सुल्तानों ने वर्षों में किया। बर्नी कह रहा है ये, ठीक है। उसने अव्यवस्था के सारे चिन्ह मिटा दिए। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी पुनः जीवित हो गया हो। गियासुद्दीन को समकालीन इतिहासकारों ने एक आदर्श सुल्तान माना है। अमीर खुसरो के अनुसार गियासुद्दीन 1000 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राजमुकुट के नीचे धारण करता था। उसने कुछ भी वैसा नहीं किया जो विवेक एवं बुद्धि से परिपूर्ण ना हो। उसने अलाई यानी खिलजी परिवार की सभी महिलाओं को राजसी सुरक्षा प्रदान की, उनको पेंशन दिया और उनकी लड़कियों के विवाह का प्रबंध कराया। सुल्तान ने दरिद्रों की सहायता के लिए एक व्यवस्था निकाली। बर्नी के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक के काल में भिखारी भी काम धंधों में लग गए थे। बहराम आयबा को किस्लू खां की उपाधि दे दी गई। उसे सुल्तान का भाई कहलाए जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। सुल्तान के दत्तक पुत्र तातार खां को भी
पद प्रदान किया गया। आगे हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार। नंबर 1, सुल्तान बनने के पश्चात गियासुद्दीन को वित्त की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि खुसरो खां ने राज्य का धन अमीरों एवं निजामुद्दीन औलिया में बांट दिया था। अतः गियासुद्दीन ने सभी से कहा कि वह पैसा राजकोष में जमा करे। सभी ने वापस किया, परंतु निजामुद्दीन औलिया ने वापस नहीं किया। इसी कारणवश दोनों में मतभेद हो गया। नंबर 2 पॉइंट, न्यायिक सुधारों के तहत उसने अलाउद्दीन की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दिया। बर्नी के अनुसार गियासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। राजकीय ऋण वसूलने के लिए शारीरिक यातना देने की प्रथा बंद करा दी, किंतु भ्रष्टाचारियों को इससे दंड मुक्ति नहीं थी। नंबर 3 पॉइंट, गियासुद्दीन तुगलक ने शराब बनाने एवं बिक्री तथा जुआ खेलना आदि भी रोकने का प्रयास किया। नंबर 4, डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। इसने प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाक चौकी स्थापित की। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तार उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। नंबर 5, अधिकारियों के पथ प्रदर्शन तथा उनके निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए उसने एक विधि संहिता बनाई। आर्थिक सुधार। बर्नी के अनुसार गियासुद्दीन की आर्थिक नीतियों का आधार रस्मो-मियान यानी मध्यपंथी नीति थी, अर्थात संयम, शक्ति एवं नरमी के बीच एक संतुलन लेके चलना। उसका मानना था कि कृषक ना तो इतने धनवान बने कि विद्रोह कर दें और ना इतने निर्धन बन जाएं कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। गियासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने कृषकों के संबंध में सही नीति अपनाई। नंबर 1, उसने जमींदारों यानी खुद मुकद्दम एवं चौधरी को उनके पुराने अधिकार लौटा दिया। उनसे कहा गया कि वे किसानों को अधिक उपज के लिए प्रोत्साहन दें। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित मसाहत को छोड़कर बटाई पद्धति यानी नस्क का प्रयोग पुनः शुरू किया गया। नंबर 3, गियासुद्दीन ने लगान 1/5 या 1/3 भाग लिया। वह लगान में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी के पक्ष में था, जैसे एक वर्ष में 1/10% या 1/11% की ही कर वृद्धि हो, ताकि सरकार की आय बढ़ सके तथा इसके साथ साथ किसानों पर भी अधिक बोझ न पड़ सके। उसका कहना था खराज वसूलने में मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाया जाए। अत्यधिक कर लगाने से देश नष्ट या गरीब हो जाता है। अकाल के समय किसानों को कर मुक्त कर दिया जाता था। उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे लगान में वृद्धि करने के स्थान पर कृषि योग्य भूमि और उत्पादन वृद्धि हेतु प्रयत्न करें। किसानों से लगान उसी भूमि पर लिया जाता था जिस पर वह खेती किया करते थे। नंबर 4, गियासुद्दीन ने एक
नियमावली जारी की, जिसके अनुसार मुक्ताओं यानी सूबेदारों को लगान वसूली में अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसने अमीरों द्वारा कृषि के लगान की इजारेदारी यानी फार्मिंग सिस्टम की भर्त्सना की। गियासुद्दीन ने नियम बनाया कि प्रत्येक अक़्तादार यानी अमीर अपने खर्च निकाल कर फालतू लगान यानी फ़वाज़िल को खजाने में भेजे। नंबर 5, गियासुद्दीन ने सड़कें ठीक करवाई, पुलों एवं नहरों का निर्माण किया। महत्वपूर्ण है कि नहरों के क्षेत्र में कार्य करने वाला वह पहला ही सुल्तान था। उसके पश्चात फ़िरोज़ तुगलक ने ही इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से कार्य किया था। सैनिक सुधार। गियासुद्दीन ने सरकारी खर्चे पर सैनिकों के घोड़ों के देखभाल की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई दाग एवं हुलिया को जारी रखा। बरनी के अनुसार गियासुद्दीन सैनिकों को अपने बेटों की तरह मानता था या व्यवहार करता था। गियासुद्दीन ने मुक्ता की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों के वेतन के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया। मुक्ता लोग अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लेते थे। गियासुद्दीन ने इस कुप्रथा को ख़त्म कर दिया। सैनिकों के वेतन रजिस्टर्ड वसीलाते हस्म की जांच वह स्वयं करने लगा। गियासुद्दीन के अनुसार यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ख्याति अपमान में ना बदले तो सैनिकों के वेतन के न्यूनतम भाग का लालच मत करो। अपने सेवक के वेतन के अल्प भाग को हड़पने से तो अमीर के लिए धूल फाँकना बेहतर है। खुसरो खां ने सैनिकों को खुले हाथों से धन बांटा था। उसे वापस लेने के लिए गियासुद्दीन ने दफ्तर-ए फजीलात ए हस्म नामक रजिस्टर का विकास किया। इसमें बकाया रकम वर्णित होती थी। उसने किस्तों के रूप में वेतन काट लिया ताकि सैनिक आर्थिक मुसीबत में ना पड़े। अभियान 1321 से तेलंगाना वारंगल अभियान। गियासुद्दीन तुगलक की दक्षिण नीति और आक्रमणों का वर्णन फरिश्ता द्वारा विस्तार से किया गया है। उसके अनुसार दक्षिण के राजाओं ने दिल्ली के सुल्तानों का आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया और कर देना बंद कर दिया था। गियासुद्दीन तुगलक दक्षिण को सल्तनत में विलय करने की नीति का पक्षधर था। यह अभियान उसके 5 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र जूना खां उर्फ उल्लुग खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। गियासुद्दीन ने इसी समय उसको अपना युवराज भी घोषित कर दिया था। तेलंगाना का समकालीन शासक प्रताप रुद्रदेव था। बरनी बताता है कि युद्ध के दौरान उबैदी यानी ज्योतिषी एवं दमिश्क ने अफवाह फैला दी कि सुल्तान गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई है। इब्न बतूता भी मानता है कि इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ था ताकि सरदार उसको सुल्तान मान ले। इससे सेना में विद्रोह फैल गया और मोहम्मद बिन तुगलक को भागकर देवगिरी में शरण लेनी पड़ी। तेलंगाना तभी जीता जा सकता था जब गियासुद्दीन ने दिल्ली से नई सेना भेजी।
गयासुद्दीन ने तेलंगाना को 9 जिलों में विभाजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वारंगल तब से सुल्तानपुर के नए नाम से जाना गया। उल्लुग खां ने 1323 ईस्वी में मदुरै को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इसके पश्चात उल्लुग खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा में जाजनगर अभियान 1324 ईस्वी में किया। वस्तुतः यह अभियान भानुदेव द्वितीय को दंड देने का उद्देश्य से हुआ था। राजमहेंद्री प्रशस्ति सितंबर 1334 ईस्वी में उल्लुग खां की उड़ीसा विजय का उल्लेख है। मोस्ट लाइन इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। राजमहेंद्री प्रशस्ति जो था उल्लुग खां की उड़ीसा विजय का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें उसे विश्व का खान कहा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक एवं जफर खां ने किया। बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था। बंगाल बलबन की मृत्यु के बाद से ही स्वतंत्र चल रहा था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। इस समय गयासुद्दीन बहादुर बंगाल का सुल्तान था। इसके भाई ने गयासुद्दीन से मदद मांगी थी। गयासुद्दीन बंगाल जाने से पहले युवराज के अधीन दिल्ली में मजलिस-ए-हुक्मरान यानी काउंसिल ऑफ रेजेंसी कायम किया। उसने बंगाल जीता और उसका विभाजन 2 हिस्सों में कर दिया। एक उत्तरी बंगाल का शासक नसीरुद्दीन को बनाया, वहीं दक्षिणी बंगाल एवं पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहराम खां यानी तातर खां को इस क्षेत्र का सूबेदार बनाया गया। इसामी बताता है कि बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन ने तिरहुत यानी मिथिला जीत लिया था। वहाँ का शासक हर सिंह देव था। 1324 ईस्वी में मंगोल सिर मुगल ने भारत पर आक्रमण किया, जिसे समाना के सूबेदार मलिक शादी ने हरा दिया। क्या बताएं, आज समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाएं। रात को 3 बज रहे हैं और आँख मेरा बहुत तेज झपक रहा है। चलिए कोशिश करते हैं जगने का, पढ़ाना ज़रूरी है। अफ़गानपुर षड्यंत्र मार्च 1325 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। गयासुद्दीन बंगाल अभियान से जब लौट रहा था तो राजधानी तुगलकाबाद के से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफ़गानपुर में उसके लड़के जौना खां ने स्वागत की तैयारी की। जौना खां ने मीर इमारत यानी राजकीय शिल्पकार अहमद एयाज से लकड़ी का महल बनवाया। सुल्तान बनने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक या उल्लुग खान ने अहमद एजाज को ख्वाजा की उपाधि दी थी और अपना वजीर बनाया था। किसी कारणवश यह महल गिर गया और गयासुद्दीन एवं उसके छोटा पुत्र महमूद दबकर मर गए। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक निर्दोष है। वह तो बिजली के गिरने के कारण यह महल ढह गया था। बरनी एवं फरिश्ता मोहम्मद को पितृघाती नहीं मानते हैं। इब्न बतूता एवं इसामी तथा मुग़ल इतिहासकार अबू फजल एवं बदायूनी मोहम्मद तुगलक को बाप का हत्यारा करार देते हैं। इब्न बतूता को इस घटना की जानकारी अपने मुख्य संवाददाता शेख
रुकनुद्दीन से मिलती थी, जो कि इस घटना के समय उस लकड़ी के महल में था और जिसे मुहम्मद तुगलक ने नमाज पढ़ने के बहाने हटा दिया था। याहिया बिन अहमद सरहिंद के अनुसार यह दैवी दुर्विपाक का परिणाम है। वही मलफूजात यानी सूफ़ी साहित्य इस घटना को निजामुद्दीन औलिया से जोड़कर देखती है। उसके अनुसार गियासुद्दीन ने औलिया से बंगाल अभियान से लौटने पर उस पैसे का हिसाब लेता तो खुसरो शाह ने उन्हें दिया था। इसी पर निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन से कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। इब्न बतूता के अनुसार शेख निजामुद्दीन औलिया ने समाधि की अवस्था में मुहम्मद बिन तुगलक यानी उल्लुग खां को प्रभुसत्ता प्रदान कर दी। उसने शेख की अर्थी को कंधा दिया था, जिससे सुल्तान रुष्ट हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी, ठीक है। इसका मूल नाम जो था वो मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां था, ठीक। इसका जो उपनाम था वह अबुल मजाहिद था। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान बनने के पश्चात उसने यह उपनाम धारण किया। राज्याभिषेक जो होता है इसका बलबन के लाल भवन में इसका राज्याभिषेक होता है। इसकी उपाधि जो रहती है वह उल्लुग खां अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सिक्कों पर उसकी इस उपाधि का भी उल्लेख किया गया है। नंबर 1, राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मुहम्मद नाम अपनाया था। नंबर 2, एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहा था। मुहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। नंबर 3 पॉइंट, इसामी ने उसे काफिर यानी विधर्मी एवं द्वितीय यजीद कहा। बर्नी ने उसे नाकाम परियोजनाओं का मेधावी करता धरता घोषित किया है। नंबर 4, राजमुंदरी अभिलेख में मुहम्मद बिन तुगलक यानी उल्लुग खां की विजयों का उल्लेख है। इस लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। नंबर 5, 1328 ईस्वी के सरबन शिलालेख में मुहम्मद तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया है। इसमें उसे ऐसा शासक बताया गया है जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन से सभी पाप भाग जाते हैं। नंबर 6, मदुरा के ज्ञानपुरीश्वर मंदिर का लेख मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के 9वें वर्ष का है। लेख में उसे आधी सुल्तान कहा गया है। इसामी के अनुसार मुहम्मद बिन तुगलक ने यह घोषणा कर अपने शासन की शुरुआत की कि मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। कुतलुग खां उसका गुरु था। जूना खां का पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। वह प्रथम महत्वपूर्ण पद अमीर आखूर का संभवतः मुबारक खिलजी या खुसरव शाह से पाया था। मुहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने दिलेरी भरे कई प्रयोग किए। इतिहासकार स्मिथ का मत है कि
उसका व्यक्तित्व विरोधी तत्वों का मिश्रण था, जैसा कि वह बाद के समय में जहांगीर हुआ। आँख बहुत तेज झपक रहा है यार। चलिए आगे पढ़ते हैं। वही सर्वप्रथम एल्फिंस्टन को उसमें पागलपन के लक्षण दिखते हैं। हालांकि इस इतिहासकारों के मत से सहमत होना कठिन है। उसे बदनसीब, आदर्शवादी तथा रक्त पिपासु शासक तक कहा गया है। मनोवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर ईश्वरी प्रसाद एवं गार्डिनर ब्राउन ने सुल्तान को पागल, रक्त पिपासु, कल्पना जगत में उड़ने वाला आदि आरोपों से मुक्त कर दिया है। दूसरे दोष इन आधुनिक इतिहासकारों का न होकर मोहम्मद बिन तुगलक के उन 3 समकालीन इतिहासकारों बरनी, इसामी एवं इब्न बतूता का है, जिन्होंने मुहम्मद के केवल एकांगी पक्ष को ही उभारा और इन्हीं को आधार बनाकर स्मिथ एवं एल्फिंस्टन ने उसके विषय में ऐसा कहा। इन समकालीन इतिहासकारों ने अपने व्यक्तिगत हितों से प्रभावित होकर मोहम्मद तुगलक का इतिहास लिखा। जैसे बरनी जब वर्तमान में है तब उसे मोहम्मद बिन तुगलक से प्रेम है, वहीं जब वह भूतकाल में आता है तो उसके पास मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बरनी को उसमें इतनी अधिक कमियां नज़र आती है कि वह लिखता है, यदि मुझे मोहम्मद तुगलक के सभी दोषों और कमियों सहित पूर्ण विवरण लिखना पड़े तो कई किताबें बन जाएंगी। एक चीज़ नोटिस किया आप लोग, जब तक वह बरनी जब तक मोहम्मद बिन के शासन में था तब तक वह उसकी बुराई नहीं करता था, प्रेम करता था उससे, और जैसे ही उसका शासन ख़त्म हुआ तो वह उसका बुराई करने लगा, उससे घृणा करने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वो उस समय करता तो उसको टपकवा दिया गया होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़र आती है, यदि मुझे मोहम्मद तुगलक के सभी दोषों और कमियों सहित पूर्ण विवरण लिखना पड़े तो मैं कई किताबें बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। आगे वह मोहम्मद तुगलक को विपरीत तत्वों का मिश्रण बताता है। वस्तुतः हमें मोहम्मद तुगलक के व्यक्तित्व के 2 पक्ष दिखाई देते हैं। पहला, सबल पक्ष। नंबर 1, मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था। वह अपने पत्रों में फ़ारसी पदों का उद्धरण किया करता था। खुद धर्म एवं दर्शन का विद्वान था। अरबी, फ़ारसी, खगोल दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि पर उसका अधिकार था। वह तीक्ष्ण बुद्धि, आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति एवं ज्ञान पचाने की असाधारण योग्यता से संपन्न था। इब्न बतूता बताता है कि उदारता उसके सभी गुणों के प्रमुख थी। कुल मिलाकर वह एक बुद्धिवादी शासक था, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विश्वासों को श्रद्धा भाव से नहीं अपितु तर्क की कसौटी के आधार पर स्वीकार करता हो। नंबर 2 पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। खुद इसामी के अनुसार उसने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया। चुनार शिला लेख से ज्ञात होता है कि उसका वजीर साईं राज यानी श्री राम
हिंदू था, जो कि आगे चलकर दक्षिण का उपवजीर तथा गुलबर्गा का सूबेदार बना। उसके बाद भरत को गुलबर्गा का सूबेदार बनाया। ज्योतिषी रतन नाम के हिंदू को सिंध का राजस्व अधिकारी, तदुपरांत सेहवान का सूबेदार बनाया। उसने रतन को अजीम उस सिंध की उपाधि दी। धारा नामक दक्षिण का नायब वजीर भी हिंदू था। किशन को अवध एवं सिंध का सूबेदार नियुक्त किया। मुहम्मद ने नायक नजबा को उसकी योग्यता के आधार पर इस कदर पदोन्नत किया कि अन्य लोग नजबा से ईर्ष्या करने लगे। निम्न वंशीय हिंदू पीरामाली को दीवाने विजारत का प्रमुख बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रशासनिक ढांचे में सूफियों, व्यापारियों एवं अमीरान सादा सत्ताधारी अमीर को शामिल किया। इस प्रयोजन से कुछ सूफियों के साथ उसने वैवाहिक संबंध बनाने की नीति बनाई। उसने अपने तथा पुत्रियों का इन धार्मिक परिवारों में विवाह करवाया। मुहम्मद ने सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवाने मुक्त खराज का प्रमुख तथा सूफी शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का सूबेदार बनाया। शेख मुइजुद्दीन को बाद में गुजरात के विद्रोहियों ने मार डाला। ऐसे ही शेख इमादुद्दीन मोहम्मद तुगलक की तरफ से बहराम आयबा से लड़ते हुए मारा गया। सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में पद दिया गया। वह शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी को भी प्रशासन से जोड़ना चाहता था, लेकिन यह सूफी मुहम्मद का विरोधी हो गया। सुल्तान ने अपने प्रशासनिक ढांचे में कुछ अफ़गान परिवारों यानी मलिक शाहू लोदी को भी शामिल किया था। मुहम्मद ने मिस्र के व्यापारी शिहाबुद्दीन काजरूनी को खंभात का प्रभावी बनाया। उसने मंगोल सरदार हुलाजून को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमीरान सादा पढ़ने से पहले हम लोग ब्रैकेट का पोर्शन पढ़ते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक दोनों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। दोनों ने भू राजस्व की दर 50% रखी। दोनों ने खुम्स में से 80% यानी 4/5 भाग राज्य का हिस्सा माना। दोनों ने गृह कर एवं चारागाहों पर कर वसूला। नंबर 2, जैन जिनप्रभा सूरी के साथ विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक करता था, वही अकबर के साथ विचार विमर्श हीर विजय सूरी करते थे। नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर दो ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया। अकबर के खिलाफ जौनपुर के काजी मुल्तान यजदी ने फतवा जारी किया था। नंबर 4, इब्न बतूता ने
मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंदू एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये बचा था। अमीरान सादा, वे विदेशी सरदार जो मध्य एशिया से आए अमीराने सादा कहलाएं। इनमें मंगोल, अफ़गान आदि थे, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत, गुजरात एवं मालवा में नियुक्त किया था। इब्न बतूता के अनुसार भारत के सम्राट सुल्तान अबुल मुजाहिद मोहम्मद तुगलक की एक आदत विदेशियों से प्रेम करना तथा उन्हें राजपाल एवं उच्च पदों पर नियुक्ति का सम्मान देना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अमीर वर्ग में बहुत सारे विदेशियों को सम्मिलित कर लिया, जिन्हें वह एज्जा एवं अजीज यानी मित्र कहते थे। एज्जा या अजीज। महत्वपूर्ण है कि विद्रोही अमीर वर्ग में परिवर्तन लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक योग्यता के आधार पर एक नए वर्ग बनाना चाहते थे। दूसरे, उनका पुराने अमीरों पर से विश्वास भी उठ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के नए अमीरों को बरनी, छिछोरा एवं दीनावस्था से बने नए रईस की संज्ञा देता है। दीनावस्था से बने नए रईस की संज्ञा देता है। बरनी उनका खूब मजाक उड़ाता है, जो घोड़ों की पूँछ और लगाम के बीच भेद नहीं कर सकते थे। नंबर 3, इसामी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो कि गंगा जल का पान करता था, यानी गंगा जल को पीता था, और हिंदू त्योहारों जैसे होली आदि को बड़ी धूमधाम से मनाता था। इसी आधार पर इसामी ने सुल्तान के सिर की मांग की थी। अकाल के कारण जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की जगह गंगा के तट पर स्थित अपनी नई राजधानी बनाया तो उसे संस्कृत नाम स्वर्ग दुआरी, मतलब स्वर्ग का द्वार भी बोल सकते हैं, स्वर्ग दुआरी दिया। बतिहागढ़ अभिलेख सुल्तान द्वारा एक गौ मठ यानी गाय मंदिर निर्माण की घोषणा करता है। मोहम्मद सूफी एवं हिंदू संतों के संपर्क में था। सूफी संत सालार मसूद गाजी यानी बहराइच एवं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या अजमेर की दरगाह पर जाने वाला वह पहला सुल्तान था। इब्न बतूता बताता है कि इब्ने तैमिया का एक शिष्य अब्दुल अजीज अर्दवेली मोहम्मद तुगलक के दरबार में गया था और सुल्तान उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने भरे दरबार में उसके चरण चूमे। उसने सूफ़ी सरफुद्दीन याहिया मनेरी से अपने लिए रहस्यवाद पर एक पुस्तक लिखने के लिए कहा। जैनी समर शाह या श्रावक समर सिंह को गयासुद्दीन तुगलक अपना पुत्र मानता था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना का सूबेदार बनाया। मैसूर के पद्मावती अभिलेख में विदित होता है कि जैन भिक्षु सिंह कीर्ति मोहम्मद तुगलक के दरबार में थे। मोहम्मद पहला सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर में दर्शन किया। जैनी राजशेखर एवं जिन प्रभु सूरी उसके दरबार में थे। वह अक्सर जिन प्रभा सूरी के साथ आधी रात तक
विचार विमर्श करता था, जिन प्रभा के ही मार्गदर्शन में मोहम्मद तुगलक ने पलतीना के शत्रुंजय मंदिर एवं गिरनार मंदिरों की यात्रा की थी। उसने जिन प्रभा को 1000 गाय तथा शत्रुंजय के जैन साधुओं हेतु धर्मशाला यानी बस्ती उपश्रय प्रदान किया। मोहम्मद तुगलक ने कल्याण में शिवलिंग तथा मधुकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कल्याण शिलालेख से अमुस्लिम प्रजा के प्रति सुल्तान की धार्मिक स्वतंत्रता की नीति प्रदर्शित होती है। इब्न बतूता यौगिक क्रियाओं में मोहम्मद तुगलक की दिलचस्पी बताता है। इसामी एवं इब्न बतूता दोनों बताते हैं कि सुल्तान योगियों से व्यक्तिगत वाद विवाद करता था। उसके दरबार में वाद विवाद में गैर मुस्लिम विद्वान ने भी भाग लिया था। नंबर 4, बर्नी के अनुसार एक शासक के लिए न्याय का कार्य 70 वर्षों की नमाज से भी अधिक महान होता है। मोहम्मद तुगलक ने बलबन की इस तरह न्याय के सम्मुख विधि की समता का सिद्धांत लागू किया। इस नियम को उसने खुद पर भी लागू किया। जैसे वह एक बार स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और अपने एक अधिकारी के पुत्र से 21 बेतें खाईं। मोहम्मद तुगलक ने न्याय विभाग पर से उलेमा के एकाधिकार को तोड़ दिया। उसने अन्य व्यक्तियों को भी काजी का पद दिया। जैसे विदेशी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया, वह काजी के जिस निर्णय को ठीक नहीं समझता था उसे बदल देता था। मोहम्मद ने उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया, जिससे अभी तक वह मुक्त थे। वह निर्धनों की सहायता करते थे और प्रायः 40,000 व्यक्ति प्रति शाही भोजन से भोजन प्राप्त करते थे। मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया। इब्न बतूता बताता है कि सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़नी थी। दुर्बल पक्ष उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रबुद्ध शासक था और कई मामलों में तो वह अकबर का पूर्वगामी प्रतीत होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वस्तुतः उसकी नीतियों के सैद्धांतिक पक्ष तो बहुत बेहतर थे, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष उतना ही संकीर्ण था। उसकी नीतियों में तो प्रगतिशीलता दिखती है, लेकिन क्रियान्वयन में नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक कहता था, मैं तब तक लोगों को दंड देता रहूँगा जब तक मैं ही न मर जाऊँ या लोग ही ईमानदार ना हो जाएं। मेरा ऐसा कोई वजीर नहीं है जो मेरे द्वारा रक्तपात रोकने के लिए नियम बना दे। मैं मृत्युदंड इसलिए भी देता हूँ कि जनता अकस्मात मेरी शत्रु एवं विरोधी बन गई है। वास्तव में उसने राजनीतिक सूझबूझ का अभाव था। वह अपनी नीतियों को लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं बना सकता था। दुर्भाग्यवश उसमें जल्दबाजी एवं बेसब्री की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि एक जन हितैषी शासक
होते हुए भी वह जनहितैषी नहीं बन पाया। वस्तुतः इस अभागे आदर्शवादी के प्रयोगों की असफलता के पीछे यही कारण विद्यमान थी। इब्न बतूता एवं बर्नी दोनों ने सुल्तान को अत्याचारी एवं रक्त पिपासु कहा है, जो कि सही नहीं है। इसामी उसे अधर्मी घोषित करता है, जबकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम भ्रष्ट नहीं मानता। इब्न बतूता जोर देकर कहता है कि वह धर्म के सिद्धांतों का भक्तिपूर्वक पालन करता है। वह स्वयं प्रार्थना करता है और जो इसकी उपेक्षा करते हैं उन्हें वह दंड देता है। नीचे कोट में कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। इब्न बतूता के अनुसार सब व्यक्तियों में से राजा को पुरस्कार देना तथा रक्त बहाना सर्वाधिक प्रिय है। उसका द्वार मुश्किल से ही कभी मनुष्यों के शवों से खाली रहता था जिनका वध किया गया था। इस हेतु शुक्रवार के अतिरिक्त प्रतिदिन बंदी सुल्तान द्वारा परिषद भवन में बुलाए जाते थे। बर्नी के अनुसार कोई दिन या सप्ताह ऐसा नहीं बीता जिसमें एक ईश्वर में विश्वास करने वाले अनेकों मुसलमानों, उलमा, शेख, सूफ़ी, कलंदर आदि के रक्त की धारा शाही महलों के सामने न बहाया गया हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बर्नी कहता है, जब से उसने सत्ता पाई वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से मुक्त था। उसने कई उलेमा, सूफियों एवं कलंदरों को मृत्यु दंड दिया। इब्न बतूता जैसे समसामयिकों ने उसे दुनिया का आश्चर्य बताया। दूसरे धार्मिक उलेमा वर्ग भी मोहम्मद तुगलक की अन्य नीतियों के साथ साथ उसकी विशेष इस्लामी विचारधारा इज्तिहाद का विरोधी था। चूँकि मोहम्मद तुगलक कहाँ गया रे बाबा? मोहम्मद तुगलक ने कई उलेमा, शेखों, सैयदों, सूफियों एवं कलंदरों को मृत्यु दंड दिया था और हिंदू योगियों के साथ संपर्क रखा था। इसी कारणवश काजियों ने उसके खिलाफ फतवा जारी कर किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति दे दी। इसी दुष्प्रचार को निस्तेज करने के लिए मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम दिनों में खलीफा की तरफ मुड़ा, जो उसके शासन को रूढ़िवादी तत्वों की नज़र में वैधानिक बना दे। हालांकि आज बारिश हो रहा है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ख़त्म करके हम अगला जो इसका मतलब तुगलक वंश का अगला है वो अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बादल बहुत तेज़ गरज रहा है और पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गियासुद्दीन मुहम्मद 1339 ईस्वी में उसने मिस्र के खलीफा के वंशज गियासुद्दीन मुहम्मद को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। खुतबों एवं सिक्कों पर से अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम शामिल करवाया। उसके सिक्कों पर मृत खलीफा मुस्तफ़ी बिल्लाह का नाम मिलता है। उसने शुक्रवार एवं ईद की नमाजें भी रोक दी और यह तभी पुनः शुरू हो पाई जब मोहम्मद बिन तुगलक को 1340 से 1341 ईस्वी में खलीफा अल हकीम द्वितीय से मंसूर यानी मानपत्र प्राप्त हुआ। समस्त राजाज्ञा मतलब जो सुल्तान का आज्ञा था
सुल्तान ने नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की, लेकिन विद्रोह नहीं रुके। सच कहा जाए तो राज सिंहासन पर सुल्तान के अधिकार को लेकर किसी भी वर्ग में असंतोष नहीं था। यह तो सुल्तान की नीतियां एवं कार्य थे जो उसकी प्रजा को पसंद नहीं आए। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मध्यकालीन सुल्तान था जिसने उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया। यही कार्य आगे चलकर अकबर ने किया, जिसके लिए उसे महान कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जितना इस सुल्तान ने सैनिक अभियान में अपना जीवन व्यतीत किया, उतना किसी अन्य सुल्तान ने नहीं किया। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था जितना उन सद्गुणों के लिए जो किसी व्यक्ति को निजी समाज का आभूषण बनाते हैं। बर्नी मोहम्मद पर जो आरोप लगाता है कि वह सल्तनत के साथ पैगंबरी अर्थात धार्मिक एवं राजनीतिक सत्ता साथ साथ लेना चाहता था, सही नहीं है। सियरुल औलिया का लेखक अमीर खुर्द इसे दूसरी तरह कहता है। सुल्तान ने धर्म एवं शासन को जुड़वा घोषित करने में संतोष प्राप्त किया। राजकीय प्रतिनिधिमंडल। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने चीन, ईरान, मिस्र, सीरिया आदि के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित कर राजदूतों का आदान प्रदान किया। 1341 ईस्वी में चीन के सम्राट तोगन तिमूर ने बौद्ध मंदिरों के दर्शन हेतु अपना एक शिष्टमंडल उसके दरबार में भेजा था। चीनी सम्राट ने उससे हिमालय प्रदेश में स्थित बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा मांगी थी। ईरान के सुल्तान अबू सईद खान ने अजद बिन यजद को राजदूत बनाकर दिल्ली भेजा। मोहम्मद तुगलक ने बिगदान नामक दूत के माध्यम से सुल्तान के पास 1 करोड़ टंका इराक के पवित्र नगरों में वितरित करने हेतु भेजा। अन्य प्रतिनिधिमंडल में मूसा द्वारा भेजा गया इराकी प्रतिनिधिमंडल, ख्वारज्म के शासक खुतलुद मूर की पत्नी द्वारा भेजा गया प्रतिनिधिमंडल तथा सीरिया के सरदार के पुत्र अमीर सैफुद्दीन का दिल्ली आना आदि है। राजत्व। सिक्कों के माध्यम से मोहम्मद तुगलक ने अपने राजत्व का प्रदर्शन किया। उसने राजत्व से संबंधित अभिव्यक्तियों को सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया। उसके सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह राजा बनना तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य उत्कीर्ण है। चलिए नीचे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिखा है। बर्नी का यह कथन सत्य नहीं है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कैमूर्स या फरीदू के समान संसार में गर्व से चलना तथा जनता से जमशेद एवं खुसरो के समान व्यवहार करना चाहता था। वह सिकंदर की प्रतिष्ठा से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि सुलेमान का स्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता, ताकि मनुष्यों तथा भूतों दोनों पर शासन करे और पैगंबरी को सल्तनत से मिला सके। वह प्रत्येक देश के शासन को अपना दास समझकर अपनी राजधानी से पैगंबर तथा सुल्तान दोनों के रूप में आदेश देना चाहता था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग एवं सुधार। मोहम्मद तुगलक के 5 सुधारों दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान आक्रमण एवं कराचील अभियान, ये उसके 5 सुधार थे, का वर्णन बर्नी ने तिथि पूर्वक नहीं किया है, बल्कि इस इतिहासकार के मन में जो बात पहले आई वह लिख दिया। कृषि सुधार। बुलजले हेग के अनुसार मोहम्मद स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय के समान शासन के ब्यौरेवार विवरणों को देखता था। सुल्तान ने सूबों की आय व्यय तथा लगान व्यवस्था का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर का विकास किया, जिसे हस्म ए बहिलास्त कहा गया। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद ने मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार लेकर वली उल खराज यानी राजस्व समाहर्ता को दिया, जिसकी नियुक्ति सर्वप्रथम उसी ने की थी। उसने वली एवं अमीर के पद को पृथक कर दिया। दूसरे सर्वप्रथम उसी ने राजस्व वसूली को ठेके पर अर्थात इजारेदारी प्रथा देना प्रारंभ किया। बर्नी के अनुसार दिल्ली के राजकोष में सभी दिशाओं से इतना अधिक राजस्व नहीं आया जितना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। दोआब में कर वृद्धि। बर्नी के अनुसार उसने दोआब क्षेत्र में 10 या 20 गुना कर वृद्धि कर दी। वही फरिश्ता 3 या 4 गुना वृद्धि बताता है। बरन बुलंदशहर के बर्नी भी उस कर
नीति से प्रभावित हुए थे, लेकिन समस्त कर वृद्धि में नहीं, बल्कि असमय की गई कर वृद्धि में थी, क्योंकि इस समय वहाँ अकाल पड़ा था। इस अकाल ने महामारी फैला दी थी और हवा इतनी मारक हो गई कि खुद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़कर 2.5 वर्ष कन्नौज के पास स्वर्गद्वारी नामक राजधानी बनानी पड़ी उसे। यहीं पर उसने अपना उर्दू ए मुअल्ला यानी शाही शिविर रखा। सुल्तान स्वयं भी प्लेग का शिकार हो गया। आगे इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूरा हिंद एवं सिंध दुर्भिक्ष के चपेट में था। मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उस समय पूरा देश जो था, हिंद से लेकर सिंध तक जो है, वो सभी लोग जो है वो भुखमरी से जूझ रहे थे। आगे अतः किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसका कठोरता से दमन किया गया। बाद में सही वस्तु स्थिति की जानकारी होने पर उसने 60 वर्ग मील भूमि पर कृषि से संबंधित कुछ सुधार किए। पहला, दीवाने अमीर कोई। यह कृषि से संबंधित विभाग था, जिसका गठन सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने किया। इस विभाग का प्रमुख अमीर कोई था। वह राज्य की तरफ से कृषि विकास हेतु सोंधर या तकावी यानी कृषि ऋण प्रदान करता था। इस हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने 60 लाख टन का व्यय कर दिया। नंबर 2 पॉइंट, दोआब वाला सारा क्षेत्र। दोआब वाला सारा क्षेत्र विकास प्रखंडों में बांट दिया गया। प्रत्येक प्रखंड का प्रमुख एक अधिकारी था, जिसका कार्य कृषि की उन्नति पर ध्यान देना था। नंबर 3, मोहम्मद तुगलक ने भी सर्वप्रथम एक अकाल संहिता फेमनाइन कोड का निर्माण करवाया। नंबर 4, मोहम्मद ने कृषि उत्पादन के तरीकों में बदलाव किया। फसल सस्यावर्तन पद्धति लागू की, जैसे जौ की जगह गेहूं, गेहूं की जगह गन्ना, गन्ना की जगह अंगूर आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। नंबर 5, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने कर में छूट की आज्ञा दी और कहा कि जनता से जकात यानी आयात कर तथा उस्र यानी भूमि कर के अतिरिक्त कोई कर उसके साम्राज्य में ना वसूला जाए। आगे नंबर 6 पॉइंट, अकाल एवं प्लेग के समय में सुल्तान ने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी। उसने खुद इब्न बतूता को कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरे पर लोगों को भोजन कराने हेतु नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल हो गई, जिसके लिए मुख्यतः 2 कारण जिम्मेदार थे। एक, घटिया योजनाबंदी, जैसे राहत कार्य देर से शुरू हुआ। दूसरे, अधिकारी अनुभवहीन एवं बेईमान निकले। उन्होंने नीतियों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन किया और पैसा हड़प लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, अगर इस वीडियो में अगर कोई भी शब्द गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने से उसको एक बार पुश करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम जो है वो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ना कि बुक में। ठीक है, हम मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो बुक की स्क्रीन से बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ, अगर गलती होगा तो आप माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ इतना कॉपरेट करिएगा आप। ठीक है, बाकी तो मैं इसीलिए धीरे पढ़ता हूँ ताकि गलतियाँ बहुत कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राजधानी परिवर्तन, पागल शासक भी उसको कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, आगे देखते हैं। यह उसकी सर्वाधिक विवादास्पद योजना थी। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को चुना क्योंकि उससे वह अधिक परिचित था। अरबी रचना मसलिक उल अबसार का लेखक अल उमरी, जिसने 1326 ईस्वी के एक दशक बाद लिखा, बताता है कि सल्तनत की 2 राजधानियां थीं, पहला दिल्ली एवं दूसरा देवगिरी। कुबातुल इस्लाम या इस्लाम का महानगर। इस मत की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली एवं तख्तगाह देवगिरी अंकित है। वस्तुतः इससे पूर्व एवं उसके बाद भी भारतीय शासकों ने राज्य के नियंत्रण हेतु 2 राजधानियां रखी थीं, जैसे कुषाणों के समय पेशावर एवं मथुरा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन, एवं अंग्रेजों के समय कलकत्ता एवं शिमला। ठीक है, बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं से उसकी एक जैसी दूरी थी, इसलिए राजधानी के रूप में
इसका चयन किया गया। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार मंगोल हमलों से सुरक्षा हेतु वही हबीबुल्ला के अनुसार दक्षिण भारत को मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाने हेतु उसने राजधानी परिवर्तन किया। इसामी के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने हेतु तो वही इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली वाले मोहम्मद बिन तुगलक को निंदनीय पत्र लिखते थे, इसलिए उनको दंड देने हेतु राजधानी परिवर्तन किया। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है कि राजधानी परिवर्तन कोई आकस्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सुविचारित नीति के तहत ऐसा किया गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली के नागरिकों के घर खरीद लिए और उनका मूल्य उन्हें दे दिया गया। दूसरे मोहम्मद ने दिल्ली के सभी लोगों को देवगिरी जाने का आदेश नहीं दिया था, अतः यह व्यापक निष्क्रमण नहीं था। केवल गणमान्य व्यक्तियों जैसी सूफी हाकिम आदि को जाने का आदेश दिया गया। देवगिरी सबसे पहले उसकी माँ मखदूम ए जहाँ को भेजा गया था। तदुपरांत दिल्ली के कुलीन उलेमा एवं सूफी शेख दक्षिण गए। तीसरे दिल्ली वीरान भी नहीं हुई थी। जैसा कि बर्नी बताता है कि दिल्ली में केवल कुत्ता एवं बिल्ली शेष बचे, तो वही इब्न बतूता के अनुसार एक अंधा एवं लंगड़ा बचा था। इसामी का यह कथन भी सत्य नहीं है कि सुल्तान के आदेश दिया कि दिल्ली को जला दिया जाए। 14 वर्ष तक उजाड़ रहने के बाद 1342 ईस्वी में ही जाकर दिल्ली पुनः आबाद की जा सकी। सूफी मोहम्मद गेसुदराज का यह कथन है कि तर्कसंगत नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक की बर्बादी के कारण बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया तथा अन्य मकबरों में एक मोमबत्ती भी नहीं बची थी। ये लाइन थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। सूफी मोहम्मद गेसुदराज का यह कथन भी तर्कसंगत नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक की बर्बादी के कारण बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया तथा अन्य मकबरों में एक भी मोमबत्ती नहीं बची थी, ठीक है। आगे, वस्तुतः दिल्ली पहले की तरह ही आबाद रही तथा पहले की तरह वहाँ से प्रशासन सशक्त रूप से चलता रहा। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि इसी समय मुल्तान में बहराम किस्लू खां ने विद्रोह कर दिया, तो उसे दिल्ली से भेजी गई सेना ने ही हरा दिया। दिल्ली एवं दौलताबाद के बीच संपर्क बना रहा और दोनों मुख्य प्रशासनिक केंद्र बने रहे। दिल्ली से दौलताबाद के बीच 700 मील यानी 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाया गया। दिल्ली से दौलताबाद की यात्रा में कुल 40 दिन लगते थे। समस्या यह हुई कि प्रवास गर्मी के मौसम में किया गया। इसामी के शब्दों में वे सूफी उच्च स्तर के विचार करते चलते गए, उन व्यक्तियों के समान जिन्हें जीवित दफन किया गया हो, ठीक है। आगे सही पढ़े थे नहीं ना, 40 दिन तक गए। समस्या यह था कि प्रवासी मौसम ने किया। इस्लामी के शब्दों में वे सूफी उच्च स्वर में विलाप करते चले गए और व्यक्ति के समान जिन्हें जीवित दफन किया जाए। हाँ ठीक है, आगे यहाँ से पढ़ना है। बन्नी के अनुसार दौलताबाद के चारों ओर मुसलमान के मकबरे प्रकट हुए। कुछ समय पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद छोड़ दिया, क्योंकि वह जान गया कि जिस तरह वह दिल्ली से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकता, वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेनपुल ने दौलताबाद को एक गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह कहा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस प्रवास से कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। खुद इसामी बताता है कि यद्यपि दिल्ली की जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी पहुंचने में सफल रहा, जिन्होंने इस प्रदेश में गौरव लाया। इसी समय दक्कन में जो सूफी हाकिम एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी गए थे, उन्होंने दक्कन में तुर्की सांस्कृतिक मूल्यों को फैलाया। यदि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में शस्त्र लेके गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ शास्त्र एवं संस्कृति का निवेश किया। कुछ नए पॉइंट में देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने सहीफतुल औसाफ में देवगिरी के संदर्भ का वर्णन किया है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 1321 ईस्वी में देवगिरी आया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, नया पॉइंट है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टंका के समतुल्य रखा। दरअसल 14वीं सदी में संसार में चांदी की कीमत हो गई थी, चांदी की कमी हो गई थी, जो कि व्यापार के माध्यम से भी भारत नहीं आ पा रही थी। दूसरे, भारत में वैसे भी चांदी की कमी थी। ईश्वर टोपा पहले इतिहासकार थे जिन्होंने बताया है कि चांदी की कमी का सामना करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाए। इसामी का यह मत तर्कसंगत नहीं है कि प्रतीक मुद्रा दौलताबाद भेजे गए व्यक्तियों के हठीले रवैये के दंड स्वरूप चलाई गई थी। बर्नी का यह मत मान्य नहीं है कि राजकोष खाली हो गया था और सुल्तान दिवालिया, इसीलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रवर्तन करना पड़ा। दूसरे, बर्नी का यह भी कथन तर्कसंगत नहीं थी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक की विश्व विजय योजना का ही अंग थी। यद्यपि वित्तीय कठिनाइयां थीं, परंतु राजकोष खाली नहीं था। इससे पहले चीन में कुबलाई खां ने 1260 ईस्वी में कागज की मुद्रा चान या चाओ चलाकर सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। 1294 ईस्वी में ईरान में मंगोल शासक गैखात खां यानी गाजान या काईकातू ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया, जो कि असफल रहा। बर्नी के अनुसार चांदी का, फरिश्ता के अनुसार पीतल का, तो वही सतीश चंद्र के अनुसार, मोहम्मद हबीब महोदय के अनुसार कांसा का प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया गया। इन प्रतीक सिक्कों पर अभिलेख अरबी एवं फारसी दोनों भाषाएं में थी। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया। अरे नींद में हम क्या पढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया। इसी कारण उसकी यह योजना भी असफल हो गई। अगर वीडियो में कुछ भी गलती हो रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है हमें बहुत तेज़ी से नींद आ रही है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मोहम्मद बिन तुगलक का ये टॉपिक कंप्लीट करा दे, ठीक है, ताकि बीच में फिर से वीडियो कट ना जाए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा केवल आज के लिए। ग्रेसम लॉ कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, और यही हुआ। बर्नी के अनुसार इस समय प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। हालांकि यह एक नस्लवादी दृष्टिकोण है जो कि मान्य नहीं। वस्तुतः दोष लालच का था। वह हिंदू हो या मुसलमान, किसी में भी आ सकता था। इसामी लिखता है कि सुल्तान लोगों को दरिद्र बनाना चाहता था, इसलिए उसने स्वर्ण रजत सिक्कों के स्थान पर लौह या चर्म के सिक्के दिए। राजकोष में से सांकेतिक मुद्रा के बदले स्वर्ण मुद्रा दिए जाने के कारण बर्नी लिखता है, तुगलकबाद में टंकों का ढेर पर्वत के समान लग गया। मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान चलिए आज इसके जान लेते हैं। अभियान ये कहाँ गए रे बाबा? मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, मोहम्मद बिन तुगलक के अभियान, ठीक है, यहाँ था, पढ़ते हैं यहाँ से। मंगोल आक्रमण 1328 ईस्वी से 1329 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के मंगोल चगताई शासक अलाउद्दीन तरमासिरीन खान ने आक्रमण किया। यह पहला और अंतिम विदेशी आक्रमण था जिसका मोहम्मद बिन तुगलक को अपने शासनकाल में सामना करना पड़ता था। इस आक्रमण का उल्लेख बर्नी ने नहीं किया है। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने यूसुफ बुगराक को भेजा, जिसने झेलम के पास मंगोलों को हरा दिया। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मंगोल आक्रमणकारी को 5000 दिनार देकर समझौता कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक इसी समय लाहौर तक आया। उसने कलानौर यानी पंजाब एवं पेशावर को जीत लिया। खुरासान एवं इराक विजय योजना। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध एक मैत्री संघर्ष का निर्माण किया था। वही सतीश चंद्र महोदय का मत है कि खुरासान अभियान मध्य एवं पश्चिम एशिया की घटनाओं से तो प्रभावित था कि ही, परंतु यह अभियान सिंधु एवं पंजाब को मंगोलों के हमलों से सुरक्षित करने से भी जुड़ा था। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक गजनी के सूबेदार यानी हाकिम को अक्सर पैसे भेजा करता था, एवं गजनी के गाजी को तो उसने अपना वेतनभोगी बना लिया था। संघ में ट्रांस ऑक्सियाना का चगताई तरमासिरीन एवं मिस्र का ममलुक सुल्तान अल नासिर सम्मिलित था। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने आनन फानन में 3,70,000 की सेना दिल्ली में खड़ी कर दी। इसी
नई सेना का नाम खुरासान सेना रखा गया। सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया गया, लेकिन तब तक मध्य एशिया में परिस्थितियां बदल गईं, जिसके कारण यह योजना परवान न चढ़ सका। मोहम्मद बिन तुगलक इतनी बड़ी सेना राजधानी में नहीं खड़ा कर सकता था, इसीलिए उनको 1327 ईस्वी में पंजाब के नगरकोट पर विजय हेतु भेज दिया था। आगे पढ़ते हैं। कराजल एवं कराचील विजय। 1337 ईस्वी में कराजल यानी आधुनिक कुमायूं पर आक्रमण खुसरो मलिक के नेतृत्व में हुआ। उसने यहाँ जिद्दिया शहर जीत लिया। फरिश्ता बताता है कि मोहम्मद कराजल नहीं चीन जीतना चाहता था। वही बर्नी के अनुसार करागल अभियान बुरासान अभियान का ही एक हिस्सा था। हालांकि दोनों इतिहासकार का मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 1337 ईस्वी में उसने कांगड़ा दुर्ग विजित कर दिया। अबुल फजल ने इस मत की पुष्टि की है कि कांगड़ा का दुर्ग मध्य युग में अजय था। दक्षिण भारत। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने गुरसास्प के विद्रोह के आधार पर दक्षिण में स्थित आखिरी हिंदू रजवाड़े काम्पिली शासक काम्पिल देवता को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। काम्पिली पर अधिकार करने हेतु उसने अपने मित्र मलिक जादा ख्वाजा ए जहां को भेजा था। काम्पिल देव काम्पिली का शासक था। उसने गरसास्प को होयसल शासक वीर बल्लाल के पास भेज दिया तथा अपने स्त्रियों को जौहर की आज्ञा दे दी। वह स्वयं लड़ता हुआ मारा गया। मोहम्मद ने देवगिरी के पास कोदन या कोंधाना यानी सिंहगढ़ को नागनायक से लिया। मोहम्मद ने नागनायक के समर्पण की प्रशंसा की तथा एक काबा यानी वस्त्र और कुल्लाहा यानी टोपी देकर उसे सम्मानित किया। कश्मीर, बलूचिस्तान, उड़ीसा एवं राजस्थान को छोड़कर लगभग सारे हिंदुस्तान पर मोहम्मद का अधिकार था। इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बर्नी के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य 12 मुख्य वर्गों में विभाजित था। वही इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रांतों की कुल संख्या 23 है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोह, कुल विद्रोह 34 हुए थे। सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में कुल 27 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह 1326 ईस्वी में बहाउद्दीन गुरसास्प ने किया। दूसरा अंतिम विद्रोह जो है वो 1351 ईस्वी में तगी ने किया था। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल जहाँ दिल्ली सल्तनत का चरम काल था, वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसे सर्वाधिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने एक बार बर्नी से कहा था, मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो कुछ और हो जाता है। मेरा उच्चारण विद्रोहियों एवं विरोधियों के लिए तलवार है। दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीरान ए सादा विदेशी अमीर या सत्ताधिकारी अमीर का उत्पीड़न करने से उसकी विपत्तियां और बढ़ गई और विद्रोह पर विद्रोह हुए। सर्वप्रथम मालवा में सत्ताधारियों ने विद्रोह किया था। सुल्तान ने मालवा के प्रभावी अजीज खुमार नामक कलाल के माध्यम से 89 यानी 89 सादा अमीरों को धोखे से मरवा दिया था। कितने लोगों को? 89, याद रखना। कुतुलुग खान सादा अमीर का नेता माना जाता था। एहसान शाह के विद्रोह से अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विरोध स्पष्ट हो गया। महत्वपूर्ण है कि सादा अमीर ही दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंध है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है? लाइक करके और शेयर कर दीजिए वीडियो को। रोहित क्लासेस को आप जितना विस्तृत करेंगे, हम बुक्स जो है अलग अलग टाइप्स के जरूर पढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने फिलहाल में केसी श्रीवास्तव, इसके बाद खत्म करेंगे। फिर जो है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे कंपटीशन टाइम का, ठीक है? आगे देखते हैं। प्रमुख विरोध या विद्रोह करें। पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का प्रथम विद्रोह 1326 ईस्वी में सागर के इख्तियार बहाउद्दीन गुरसास्प ने गुलबर्गा में किया। उसे गुरसप की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी।
वह उसका चचेरा भाई था। सुल्तान ने इसी समय एक कठोर दंड नीति विकसित की। उसने गुरसास्प के मांस चावल के साथ पकाकर उसकी पत्नी तथा बच्चों को खाने के लिए परोसा। कोर्ट में क्या लिखा है देख लेते हैं। बरनी उसके काल में हुए विद्रोह का मूल कारण सुल्तान यानी मुक्तिरिया तथा तहकीमाते मुजदिद ठीक है, मुजदिद की अनोखी मनोवृत्ति में विकास को बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज 75 था ना, आगे 76 पे। ठीक है, आगे नंबर 2 पॉइंट है 1327 ईस्वी में बहराम आइबा उर्फ किस्लू खां ने मुल्तान में विद्रोह किया। मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति के विरुद्ध होने वाला यह पहला विद्रोह था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय देवगिरी में था। वह दिल्ली होकर मुल्तान गया और अबू हर मैदान की लड़ाई में विद्रोहियों को पराजित किया। बहराम का सिर मुल्तान नगर के द्वार पर लटका दिया गया। मोहम्मद तुगलक ने शेख नुकरुद्दीन के आग्रह पर मुल्तान के नागरिकों को माफ़ी दे दी। यहीं पर सुल्तान ने शेख रुकनुद्दीन के चरण चूमा था। इसके पश्चात सिंध में कमालपुर विद्रोह दबाया गया। उससे पूर्व लखनौती में गयासुद्दीन बहादुर, जिसे बुरा कहा जाता था, ने विद्रोह किया था। नंबर 3 बंगाल हाजी इलियास खां के नेतृत्व में इसी समय स्वतंत्र हो गया। नंबर 4 1335 ईस्वी में मदुरा यानी मअबर और अहमान खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। नंबर 5 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का एवं विजयनगर की स्थापना करते हैं। वस्तुतः कृष्णा नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट पर चालुक्य सोमदेव के नेतृत्व में मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध एक हिंदू आंदोलन चला। ऐसा दूसरा आंदोलन तेलंगाना में प्रलय नायक एवं उसके भतीजे कापय नायक ने होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सहायता से चलाया था। अतः अंत में हरिहर एवं बुक्का ने इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व संभाल लिया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने 1343 से 1344 ईस्वी में वारंगल पर कब्जा कर एक सांकेतिक राज्य की स्थापना की थी। आगे ईस्वी से 1341 प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने 1343 ईस्वी से 1344 ईस्वी में वारंगल पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये लाइन हालांकि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसलिए इसे दोबारा पढ़ना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 1340 ईस्वी से 1341 ईस्वी में अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क ने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विरोध कर दिया। आइन उल मुल्क मुंसाते महरू यानी ईशाए महरू का लेखक और उच्च कोटि का विद्वान एवं भारतीय मुसलमान था। उसके विद्रोह ने भारतीय एवं विदेशी अमीरों के बीच के विद्रोह को उजागर कर दिया। वह एकमात्र विद्रोही था जिसे मोहम्मद तुगलक ने क्षमा कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने अपना अनमोल रत्न घोषित किया। नंबर 7 पॉइंट 1347 ईस्वी में दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। नंबर 8 पॉइंट अन्य विद्रोही में मुल्तान में शाहू अफगान का विद्रोह 1341 ईस्वी में, मंगोल अमीर तथा लाहौर के सूबेदार हुलाजून का विद्रोह, काड़ा के सूबेदार निज़ाम भाई का विद्रोह 1339 ईस्वी से 1340 ईस्वी में, गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह 1338 ईस्वी में, बंगाल में फ़खरुद्दीन शाह का विद्रोह में अली शाह नाथू जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान का भतीजा था का विद्रोह, सुनाम एवं सामाना में कृषक विद्रोह, काड़ा में निज़ामीन जिसने सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की थी का विद्रोह 1338 में, बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह 1338 से 39 में आदि प्रमुख हैं। ठीक है, इतने विद्रोह हुए थे उसके समय में। शाहू अफगान ने विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक को माता मखदूम जहाँ की मृत्यु का समाचार मिला। उसने साम्राज्य के सभी अफगानों को बंदी बना लिए जाने के आदेश दिए। सुनाम एवं सामाना के कृषकों ने भूमि कर देने से मना कर दिया और स्वयं को मंडलों में बंद कर लिया। सुल्तान ने स्वयं जाकर यह विद्रोह को दबाया। आगे 9वां पॉइंट 1351 ईस्वी में अंतिम विद्रोह गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक के दास तगी ने किया। इसी
ठट्टा अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक को मावराउन नहर यानी ट्रांस अक्सियाना के शासक अमीर कजगान ने सेनापति अल्तुन बहादुर को 5000 मंगोलों के साथ सहायता हेतु भेजा। तगी के विद्रोह को दबाते समय सिंध के ठट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हालांकि एक दो एग्जाम में इसके पूछ भी लिया है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिला, ये किसने कहा था? तो बदायूनी ने। ठीक है, सिंधियों में उसके प्रति इतना आक्रोश था कि जब फिरोज़ तुगलक ने सिंध अभियान किया तो सिंधियों ने कहा कि देखो शेख प्रथा, सूफी इब्राहिम शाह आलम का कमाल। एक तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, दूसरे को जरा संभाल। जिस समय मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई उस समय उसके शिविर में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उपस्थित थे। उन्होंने फिरोज़ तुगलक को गद्दी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। यानी भाई आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिरोज़ शाह तुगलक पढ़ेंगे।